ओके, तो अभी हम लोग शीट शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ा प्लेन पेज में जाती हूँ, है ना। प्लेन शीट में जाके मैं आप लोगों को थोड़ा सा, ओके। तो अब मैं जो बेसिक बातें आपको बता रही हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। आप, ओके, आप आईपीएम के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप क्लैट के स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि आपका जो इंग्लिश सेक्शन, जो भी एग्जाम में आएगा, जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसका जो बेस है वो है रीडिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब है कि इट इज वेरी इसेंशियल कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी एबल टू रीड द पैसेज, है ना। हमारे अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हम रीड कर पाए। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी टाइम में मेरे को पढ़ लेना है। तो ये मैं वो वाली स्किल की बात कर रही हूँ कि हमारे अंदर वो एबिलिटी है कि हम रीड कर पाते हैं विद इन द फिक्स्ड टाइम। और दूसरी चीज है कि हम उसको समझते भी हैं, वी आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड द पैसेज वी आर रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही ये है कि इट विल टेस्ट योर एबिलिटी वेदर यू आर एबल टू रीड द पैसेज एंड देन कॉम्प्रिहेंड इट, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स जो आएंगे वो उसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ती हूँ मैं। अब मैं बेसिक जो स्किल्स की बात करूंगी वो आपको देखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीडिंग को हम सुधारें कैसे। इसके लिए जरूरी है कि हम रीडिंग रेगुलर करें। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको कुछ सोर्सेज हैं उस पर जाना है। रीडिंग सिर्फ जरूरी नहीं है, उसकी स्किल्स जरूरी है हमारे लिए। उसके लिए हमको क्या करना है, कुछ सोर्सेज होते हैं उस पर हमको जाना है। क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, आजकल ये भी अवेलेबल है ई, ठीक है। बुक्स हो सकती है, ब्लॉग्स हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, ये हमको रीड करना है। सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए और उस इच्छा को आपको बनाना है। हैव टू डेवलप दैट हैबिट कि मुझे पढ़ना है डेली, डेली बेसिस पे। इसको अपने इंटरेस्ट में लेके आइए और धीरे धीरे इसको हॉबी बनाइए, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप रीडिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव व्हाट क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड हाउ वी हैव टू रीड। पैसेज रीड करने के लिए हमको क्या करना है। तो सबसे पहली चीज है जो हम लोग देखते हैं वो है कि जब पैसेज हमारे सामने आए तो उसको बनाना शुरू करना ऐसा नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू स्किम द पैसेज, जिसको जिस प्रोसेस को हम स्किमिंग कहते हैं। ये फास्ट रीडिंग टेक्निक है। आप जल्दी जल्दी पैसेज को पढ़ते हो लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हो,
बस फास्ट रीडिंग आप कर लेते हैं। दिस हेल्प्स इन फॉर्मिंग एन आइडिया अबाउट द पैसेज, वेदर द पैसेज इज कॉम्प्लेक्स और वेदर द पैसेज इज एनालिटिकल, नरेटिव स्टाइल में है, क्या है, फैक्चुअल है, साइंस का है, ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है, क्या है, आइडिया बन जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आप लेते हो वो होता है स्कैनिंग। जैसे मशीन स्कैन करती है किसी डॉक्यूमेंट को, वैसे ही आपको एज ए ह्यूमन बीइंग स्कैन करना है किसको, पैसेज, और साथ ही साथ उसको समझना भी है। मतलब फास्ट आप रीडिंग करोगे, लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। आपको मेमोरी में रखना है कि वो कौन से फैक्ट्स हैं जो बताए गए हैं पैसेज में। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि स्किमिंग के दौरान जब आपने पैसेज रीड किया तभी एक बार क्वेश्चन आंसर्स को, यानी क्वेश्चन और उसके जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, उसको भी आप एक बार रीड कर लें, हल्का सा रीड कर लें, ताकि जब आप स्कैनिंग करें, फास्ट रीडिंग कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन बैठती जाए। कोई ईयर बता रहा है तो वो आपके दिमाग में बैठे कि हाँ इस ईयर के बारे में कुछ रिगार्ड में कुछ बताया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है जो हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है। क्योंकि आप चाहे आईपी मैट वाले हैं चाहे क्लैट वाले हैं, इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आएगा ही। आईपी मैट को जो अलग वैरायटी आती है उसको भी ध्यान में नहीं रखना है आपको, आपको भी सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या आएगा, क्योंकि हम रीडिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको अब यहाँ बताने वाली हूँ वो है ग्लोबल क्वेश्चन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको हर पैसेज के बाद दिखाई पड़ेंगे। ये दो तरीके से पूछ सकता है, तीन तरीके से पूछ सकता है, कितने भी तरीके से पूछ। ठीक है। ये एक से ज्यादा आ सकते हैं। तो ग्लोबल क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर you have thoroughly read the whole passage। ठीक है। आपने पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। ग्लोबल क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, मेन आइडिया, मेन आइडिया के बारे में पूछेगा, सेंट्रल आइडिया या आप थीम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। प्राइमरी आर्ग्यूमेंट, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट पूछा उन्होंने, फिर वो बोलेंगे एक बेस्ट टाइटल सजेस्ट कर दो। ठीक है। बेस्ट समरी चूज कीजिए। समझ में आ रहा है आपको। मेन आइडिया पूछा, सेंट्रल आइडिया या थीम पूछा, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट पूछ रहे हैं, टाइटल, समरी। इसके बाद टोन ऑफ द पैसेज, स्टाइल ऑफ द ऑथर, या स्टाइल ऑफ द पैसेज भी पूछ सकता है। ये दोनों चीजें एक जैसी लगती है, लेकिन हमको सोच समझ के इसको आंसर करना है। जो ऑप्शन अवेलेबल है उसी में से हमको नरेटिव लग रहा है लेकिन वहां ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो आपको जो लगता है वो नहीं, जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से आपको चुनना होगा। ठीक है। ठीक। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस बताए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप, ये इंपॉर्टेंट मैं एक पॉइंट बता रही हूँ, ओपनिंग लाइंस, जब आप पैसेज रीड करना शुरू करेंगे, जब स्कैनिंग करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओपनिंग लाइंस को बहुत ध्यान से पढ़ें।
भले ही उसी समय पढ़ते पढ़ते आप 2 बार पढ़ लें, लेकिन जरूर पढ़े, और पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको क्लोजिंग लाइंस पे जाना है। क्लोजिंग लाइंस, ठीक है, क्लोजिंग लाइंस भी आपको देखनी है। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस और कैसे आएंगे, ये तो मैंने आपको ग्लोबल क्वेश्चंस की वैरायटी बताई है आपको मैंने। अब थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। मैं होप कर रही हूँ आप सभी नोट डाउन कर रहे हैं, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये समझें पहले, क्योंकि सिर्फ रीडिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, रीडिंग करने के दौरान उसको समझना, और समझने के बाद उसके क्वेश्चंस जो हैं उनको हम आंसर कर पाए। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं ग्लोबल क्वेश्चंस के अलावा, जो हमें एकदम मोस्ट कॉमनली हमें दिखती है, वो होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कई बार ये स्टेटमेंट पैसेज के मिडिल में से आते हैं, किसी भी पैराग्राफ में आ सकते हैं, या फिर ये ओपनिंग लाइन को उठा के दे देंगे, या क्लोजिंग जो लाइन है, जो फाइनल थॉट्स हैं, उस पर बेस्ड भी हो सकते हैं। यहां पर ये पूछा जाएगा, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। ये चीज ग्लोबल क्वेश्चंस पे भी लागू होती है। यदि ग्लोबल क्वेश्चन की कैटेगरी का ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस पैसेज, ये आएगा। लेकिन अगर ये ग्लोबल क्वेश्चन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात कर रहा है, तो ये जहां दिया है पैसेज में वहीं से आंसर निकलेगा। मतलब कि यहाँ आपको लॉजिक तो लगाना है, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये स्टेटमेंट बोल क्या रहा है। बोलेंगे व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, व्हाट डू यू इन्फर बाय द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर, ठीक है, और स्टेटमेंट उठा के दे देगा। और वो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, ओपनिंग लाइन से भी हो सकती है, सेकेंड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, कहीं से भी हो सकती है, या कंक्लूजन में जो ऑथर के फाइनल थॉट्स है वो उसको भी दे सकता है, ठीक है। ये हो गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जो स्टेटमेंट पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे आंसर आउट करोगे आप? आपको पैसेज में उसी पार्ट में जाना है जहां पर वो स्टेटमेंट दिया है, और व्हाट यू हैव टू डू, you have to thoroughly read that part of the passage, not the whole passage। सिर्फ ग्लोबल क्वेश्चंस में पूरे पैसेज को थॉरोली रीड किया हुआ होना चाहिए, तभी वो आंसर आप दे सकते हो। लेकिन इसमें पर्टिकुलर वहीं पे आपको क्या करना होगा, कि जब आप स्टेटमेंट को समझ रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको उसके शुरू की 2-3 लाइन जरूरी होती है। मान लो ओपनिंग है, तो ओपनिंग की लाइन है, ठीक है, लेकिन उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोला ऑथर ने, फिर थर्ड क्या बोला। कई बार ओपनिंग जो लाइंस होती हैं उससे हमको मेन आइडिया समझ में नहीं आता है। मेन आइडिया मतलब मेन मुद्दा क्या है, मेन टॉपिक क्या है डिस्कशन का, जिसपे ऑथर ने इतना बड़ा पैसेज लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कि वो जो स्टेटमेंट है उसके पहले की कुछ लाइन, अगर मान लो फर्स्ट पैराग्राफ के बाद सेकेंड पैराग्राफ की ओपनिंग लाइन उठा के दे रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ की क्लोजिंग लाइन हमको देखनी पड़ेगी, लास्ट सेंटेंस हमको देखनी, ठीक है। ये अब आपको दिमाग लगाना है और देखना है और समझना है कि कैसे आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हो और आप इजीली उसको आंसर भी कर पाए, ठीक है ना। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हमको दिखता है वो है वोकैब क्वेश्चन। जैसे स्टेटमेंट दिया है वैसे ही वर्ड उठा के दे देंगे आपको, और बोलेंगे कि ये वर्ड कैसे यूज हुआ है पैसेज में, उसका मीनिंग क्या निकलता है वो आप डिसाइड करें। सिनोनिम पूछ सकता है और एंटोनिम भी पूछ सकता है, ठीक है। डायरेक्टली भी पूछ सकता है, इनडायरेक्टली पूछ सकता है, फारदेस्ट इन मीनिंग, नियरेस्ट इन मीनिंग, इस तरीके से दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैडम वोकैब इतनी स्ट्रांग नहीं है तो क्या करें। तो सबसे पहले तो वोकैब को स्ट्रांग करना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से हो सकता है। जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हो,
आप वो वर्ड्स को रेगुलरली देखते ही हो पैसेजेस में, और आप उनकी मीनिंग भी समझने लग गए हो, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। लेकिन कई बार बहुत वोकैब तैयार करने के बावजूद कोई ऐसा नया वर्ड आ जाता है, या फिर वो जिस तरीके से हमें पता है उसका मीनिंग वो वहां वैसे यूज नहीं हुआ है, तब फिर क्या करेंगे? उसी स्टेटमेंट को, यही ट्रिक लागू होगी, उसी स्टेटमेंट को जाके पढ़े जहां पर वो यूज हुआ है, और उस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग निकलता है, और वो वर्ड किस तरीके से यूज होता है, वो वैसे ही आपको समझना होगा। ये थोड़ी सी लॉजिकल ट्रिक है कि अगर मान लो हमें वो वर्ड नहीं आता तो हम क्या करें। नहीं तो फिर एक ही तरीका है कि आपको वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको क्वेश्चन बनाने के तरीके बता रही हूँ क्योंकि ये अप्लाई हो सकता है। ये बहुत बार मैंने देखा है कि वो अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता तो भी वो मीनिंग उभर के आ रहा होता है। वो इसीलिए वो क्वेश्चन ऐसा दे रहे होते हैं क्योंकि वो वर्ड का मीनिंग उसमें से थोड़ा लॉजिक लगाना है आपको। तो ये ट्रिक काम कर सकती है आपके लिए। मैं आपका सही आंसर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फॉलो अप क्वेश्चन। फॉलो अप क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि ये ऑथर की कंक्लूडिंग लाइंस है, इस पैसेज में ऑथर ने कंक्लूडिंग लाइंस दी हैं। ठीक है, अभी जो फाइनल थॉट्स है ऑथर के, आपको क्या लगता है ऑथर आगे क्या स्टेप लेंगे, या फिर अगर इस पैसेज को और आगे बढ़ा दिया जाए तो ऑथर क्या डिस्कस करेंगे, कौन सा पॉइंट है जिसको डिस्कस करेंगे। ये लास्ट लाइन है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि पैसेज में जिन पॉइंट्स का डिस्कशन ऑलरेडी हो गया है, ऑथर कभी भी उसको फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन कोई एक पॉइंट ऐसा होगा पैसेज में दिया होगा वो ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ, तो आपको वही आंसर चुनना है। और आगे ऑथर क्या स्टेप लेंगे, टोटली लॉजिकल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको खुद दिमाग लगाना है कि ऑथर क्या स्टेप लेने। आप फाइनल स्टेटमेंट्स को पढ़िए, आंसर वहीं से निकलेगा, लेकिन थोड़ा लॉजिक आपको लगा दिमाग लगाना है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वो है स्ट्रेंथन या वीकन। ठीक है, वो आपको मेन आर्ग्यूमेंट देगा, बोलेगा जो ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूं अगर वो सही है तो वो इस मेन आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करेंगे या वीकन करेंगे। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सा ऑड है, ऑड वन है। अगर मान लीजिए स्ट्रेंथन क्वेश्चन है, स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है, चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शन वीक करते हैं तो आपके लिए बहुत इजी है, आप उसको ढूंढ सकते हो और आप उसको आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर वीकन करने वाली बात है और आपको लग रहा है कि सारे के सारे ही तो वीक कर रहे हैं, तो सारे वीक करते हैं, अब मैं कैसे करूं, कैसे चुनूं? तो वहां पर आपको चुनना होगा कॉन्ट्राडिक्शन। वीकेंड क्वेश्चंस में देखा गया है कि कॉन्ट्राडिक्शन ही चुनना होगा। ज्यादा केस वीकेंड वाले में ही देखा गया है कि हमको कॉन्ट्राडिक्शन चुनना है। जबकि हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन जो रहता है ना, एलिमिनेशन जब करते हैं ना ऑप्शंस के, तो हम हटाते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हमको नहीं हटना। मैं भी आपको ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करना है आई विल टेल। ठीक है, इसके बाद हम वही डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से आप लोग देखिए। आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है ना पीछे सूजल, है ना? ठीक है, गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमको ध्यान देनी है, एक बार मैं फिर आपको फाइनली बता देती हूँ
कि पैसेज में ज्यादातर क्वेश्चंस ओपनिंग लाइंस और क्लोजिंग लाइंस से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हमको दिखेंगे। एक मेन स्टेटमेंट उठा लेगा पैसेज में से और आपको देगा, और फिर बोलेगा कि स्ट्रेंथन करता है, वीकन करता है, ये भी दिखेगा। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड है। सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आया, मेन आइडिया ही समझ में नहीं आया कि क्या दिया है, तो आप कैसे आंसर करो। उसको आंसर करने के लिए ही मैं बोल रही हूँ कि आपको पैसेज को इतना जान जाना है, समझते नहीं बैठना है। देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड द पैसेज। अगर आपने पैसेज समझने की कोशिश की तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको उसके पॉइंट्स को और फैक्ट्स को मेमोराइज करके, मैप आउट करके आपको आंसर करना। ये हो जाता है, ये प्रैक्टिस से होगा। जब हम धीरे धीरे पैसेजेस बनाएंगे और हम उसको समझेंगे कि कैसे इसके आंसर को हमने निकाला, तो आप देखिएगा और आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो विद इन 5 मिनट्स आप पैसेज बनाने लग जाओ। क्योंकि जितना डिफिकल्टी का जो लेवल है आप लोगों का, उसके हिसाब से 5 मिनट में वो बन जाता है, कोई इश्यू नहीं है। यदि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैसेज आ रहा है, आपको लग रहा है ये तो सिर के ऊपर से जा रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये बहुत दिखेंगे आपको, तो वहां पर आपको कुछ अलग तरीके की ट्रिक अपनानी होती है। वहां पर जो समझ में आ रहा है उसको मेमोराइज कर लो कि ये बात वहां हुई है, और उसके बाद आप देखना कि एक ही पॉइंट पर सारे क्वेश्चन बेस्ड हो। ठीक है, और उसमें ऑप्शन चुनना थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है कंपेयर टू जो लॉजिकल पैसेजेस होते हैं ना, जो एनालिटिकल होते हैं, जहां आपको रीड आउट करना है, फैक्ट्स दिए हुए हैं और आपको उसमें से फैक्ट्स को चुनना है। क्या पूछा वो फैक्ट आपको चुनना है। ठीक है, अब ये हो गया है। मैं अब आपको ना ऑप्शन एलिमिनेट करना भी बता देती हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं हम लोग। ठीक, ओके। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगती है। आप सभी लोग इसको ऑप्शंस को नोट डाउन करें। ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ, ये फॉर्मूला को आप नोट डाउन करिए। ठीक है, तो सबसे पहले बी। बी स्टैंड्स फॉर ब्रॉड या नैरो। ई फॉर एक्सट्रीम, ए फॉर एलियन, एस फॉर साइड ट्रैक, टी फॉर टोन mismatch, and C for contradiction. कहने का मतलब ये है कि जब हमारे सामने क्वेश्चन है और हमको समझ में आ गया पैसेज से कि यही इसका ऑप्शन है, तो हमने चुन तो लिया है, लेकिन हमको क्या करना है, बाकी ऑप्शंस को भी तो देखते हैं हम ना। तो हम कैसे कंफर्म हो जाए कि जो हमने चुना है। जैसे मेन आइडिया के लिए आपने ओपनिंग लाइंस को ध्यान से पढ़ा, आपको आइडिया हो गया है कि मेन आइडिया यही है। लेकिन आप जब पूरा पैसेज पढ़ते हो तभी कंफर्म होते हो ना। और कंक्लूजन में जो पॉइंट दिया हुआ है, जो फाइनल थॉट्स है ऑथर के, वहां आप एकदम कंफर्म हो जाते हो कि हाँ इसी पर तो बात हो रही है, तभी तो ऑथर ये फाइनली बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको देखना है जो
अदर ऑप्शन आपने जिनको चूज किया वो तो करेक्ट है, पर जो अदर ऑप्शन है वो या तो बहुत ब्रॉड या नैरो एस्पेक्ट प्रेजेंट करे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन बहुत ही ज्यादा ब्रॉड या नैरो एस्पेक्ट रखेगा। दूसरा, वो एक्सट्रीम चला जाएगा। अगर प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है ईवीज की, तो वो 2050 की बात करे, जबकि उस पैसेज में उस बारे में बात हुई नहीं है, बोलेंगे ना ये तो बहुत एक्सट्रीम जा रहा है। ब्रॉड नैरो में क्या होगा, जो पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया है वो उसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट करेगा, उतना पैसेज में नहीं दिया, और या फिर बहुत ही नैरोली को प्रेजेंट करेगा। तो आप समझ जाओगे ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड जा रहा है, बहुत नैरो जा रहा है, या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जा रहा है। एक प्रॉब्लम और आती है, जो ऑप्शन एलियन होता है, पैसेज में वैसा कुछ भी नहीं दिया है, तो वहां पर वो एलियन हो जाता है। साइड ट्रैक में क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हटा के वो दूसरी बात बता रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है और वो जेट प्लेन की बात, तो जो ईवी की बात हो रही है तो वहां जेट प्लेन में कैसे चला गया। ठीक है, भले ही पैसेज में उसकी बात कहीं हुई है, लेकिन वो उसके रिगार्ड में नहीं है। ये भी आपको ध्यान देना है, जहां से क्वेश्चन आएगा पैसेज में, कहीं पे भी कुछ भी दिया हो, कहीं से कुछ भी आप निकालने बैठोगे तो सारे आंसर कंफ्यूज करेंगे, सारे ऑप्शंस कंफ्यूज करेंगे, और आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सिर्फ फोकस्ड रहना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। सेकंड पैराग्राफ में इस बारे में बात हुई है, तो मेरे को सेकंड पैराग्राफ को और उसके पहले पहले वाले पैराग्राफ को थोड़ा अच्छे से देखना है, तभी मैं इसका आंसर निकाल पाऊंगा या पाऊंगा। ठीक है, फिर क्या है, साइड ट्रैक कर देता है मेन टॉपिक को जिसपे पूछा गया है। एक है टोन मिसमैच, ऑथर ने जिस तरीके से नहीं प्रेजेंट किया है वो दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। जैसे ऑथर पॉजिटिव है किसी बात के लिए तो वो नेगेटिव टोन रख रहा है, तो आप समझ जाओगे कि टोन मिसमैच हो रही है। इसके अलावा सी में कॉन्ट्राडिक्शन, यदि ऑप्शन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन में जो पूछा गया, तो डेफिनेटली आपको उसको सिलेक्ट नहीं करना है। जहां तक वीकन वाले क्वेश्चन है कि ये इसमें से कौन सा ऑप्शन वीकन करता है, तो मैंने आपको बोला, आपको मैंने बताया कि यदि सारे ऑप्शंस आप देख रहे हो कि सभी वीक करते हुए लग रहे हैं, लेकिन उसमें से एक होगा वो कॉन्ट्राडिक्ट करता होगा, एक्सट्रीम जाके वीक कर रहा होगा, तो वो ही उसका आंसर होता है। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने पर आप कंफर्म हो जाओगे। ये इस तरीके से होता है। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़े, आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एज यू ऑल कैन सी, रीड कर पा रहे हैं आप लोग कि थोड़ा बढ़ा दूं, इसका परसेंटेज थोड़ा बड़ा करूं, दिख रहा है, अभी विजिबल है। ठीक है, रीड करेंगे इसको, क्विक रीडिंग कीजिए। अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर बेटर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखिए इसको। अपनी वर्कशीट में देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व grasping the meaning of a text and what the author intends to convey. It's effective. Okay, page number 27. Author intends to convey effective comprehension relies on understanding sentence constituents, including subjects, predicates, objects, complements and adverbials. अब यहाँ पर उन्होंने उसको define भी कर दिया है, as you can see कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है,
तो ये एक प्रकार से आपका रिविजन हो रहा है। सब्जेक्ट क्या है? द डूअर और टॉपिक ऑफ अ सेंटेंस, एग्जाम्पल द डॉग बार्क्स। प्रेडिकेट है डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, एग्जाम्पल barks loudly। ऑब्जेक्ट क्या है? द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, फॉर एग्जाम्पल शी eats an apple। कॉम्प्लीमेंट है adds essential information to complete meaning, example he is the teacher। adverbial है provides details about how, when, where or why something happens, example he sings well। Additionally, understanding phrases and clauses is crucial। A phrase is a group of words lacking a subject verb pair, for example under the bed, while a clause contains both and can be independent और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन कंप्लीट थॉट होगा और डिपेंडेंट क्या होता है? जो इनकम्प्लीट थॉट। ओके, नाउ सिंपल सेंटेंस, इसमें सिर्फ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। एग्जाम्पल शी रीड्स बुक। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जरूर होगा और एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, जैसे शी रीड बुक्स। व्हेन शी हैज टाइम, व्हेन शी हैज टाइम क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। कि अगर हम सिर्फ व्हेन शी हैज टाइम लिखेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, और अगर शी रीड्स बुक्स भी लिखते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि वो बुक को पसंद करती है, उनको पढ़ती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन व्हेन शी हैज टाइम जो है वो किस पे डिपेंड है? शी रीड्स बुक्स पे। इसीलिए उसका मीनिंग जो है डिपेंडेंट रहता है, इसलिए उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय कंजंक्शन। अब यहाँ पर देखो, कंजंक्शन एंड है। शी रीड्स बुक, शी राइट्स स्टोरी। क्लियर है ना? चलिए, मॉडिफायर्स, words, phrases or clauses add detail and enhance clarity. For example, in the tall boy runs quickly, tall describes the boy and quickly describes how he runs। ठीक है, तो कैसे रन कर रहा है? क्विकली, तो मॉडिफायर क्विकली। अप्लाइंग नॉलेज टू आर अंडरस्टैंडिंग, understanding sentence constituents helps readers quickly identify the subject and main point while ignoring unnecessary details। For example, in the sentence, the boy who won the competition was awarded a prize, focusing on the main clause. The boy was awarded a prize allows the reader to grasp the core meaning without being distracted by additional information. This skill is essential for reading efficiently and understanding complex text. Let's apply what we have learned so far. अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1 करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक पैसेज 1 दिया है, आप उसको देखो। पैसेज 1 देखो और बताओ व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ सेंटेंस 2। यहाँ पर दो सेंटेंस है इस पैसेज में, तो सेकंड जो पॉइंट है उसका वो क्या कहना चाहता है? व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ सेंटेंस 2, वही मेन आइडिया ही पूछ रहा है, ठीक है ना? तो रीड करेंगे।
ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही है? ओके, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बी। तो हमने इसको कैसे चुन लिया, बी क्यों है? यस, क्या कहना चाहते हो आप लोग, जोर से बोलो। हाँ बोलो, क्या क्या चीज? हाँ, यहाँ पर कुछ क्रिटिक्स वार्न कर रहे हैं, है ना, वार्न कर रहे हैं और बता रहे हैं। और वही चीज यहाँ पर भी दी हुई है कि इंक्रीज्ड एनर्जी अवेलेबिलिटी मे लीड टू, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ग्रेटर रिसोर्स डिप्लीशन इफ कंजम्पशन पैटर्न्स रिमेन अनचेंज। तो यही वाली बात यहाँ पर हुई है कि विदाउट एड्रेसिंग कंजम्पशन पैटर्न्स अगर हम कुछ भी डिसाइड करते हैं तो वो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को निगेट करेगा, यही बात हो रही है। जबकि बाकियों में critics are concerned about renewable energy adoption, ये जो है नैरो प्रोस्पेक्ट को लेके आ रहा है, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आर बीइंग निगेटेड। अब यहाँ पर ये भी नैरो है, पूरा डिस्कस नहीं कर रहा सेकंड पॉइंट को। और कंजम्पशन पैटर्न्स नीड टू बी एड्रेस, तो ये सारे नैरो है, मतलब इनकम्प्लीट से हैं, इसीलिए ए ही सही है। आई मीन सॉरी, बी, एक बी सही है और ए, सी और डी जो है सही नहीं है। नोट कर लेंगे आप लोग, ये इसका सही आंसर, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। पैसेज नंबर 2 देखिए।
हो गई रीडिंग. द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू. आप लोग को लगता है ऑप्शन ए है. ओके. बी सी और डी क्यों नहीं है? हम्म. दिया ही नहीं है ना. देखो यहाँ में कुछ टर्म्स है. हाँ ठीक है. ठीक है. देखो मैं कुछ टर्म्स को अंडरलाइन कर रही हूँ. क्या आपने देखा होगा डिसमिस. ठीक है. गुड. फिर यहाँ पे और भी दो वर्ड्स हैं. एक है ये रिजेक्टेड. और यहाँ पर एक बिहेवियरल. ठीक है. यहाँ पर भी सच बिहेवियर सजेस्ट. ठीक है. अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं आप जैसा बोल रहे हो कि बी वाला नहीं दिया है. पैसेज में ही नहीं है. एलियन हो गया ये तो. ठीक है. आर्ग्यू दैट बोथ स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड ओनली लिमिटेड इंसाइट. अगर लिमिटेड इंसाइट होगा तो फिर वो डिसमिस कैसे कर रहे हैं? क्या उनको जो इंसाइट मिली है वो उसको इसलिए रिजेक्ट करें क्योंकि उनको कुछ और पता चला है. और प्रपोज न्यू मैथड्स तो इस बारे में भी इस तरीके से बात नहीं हुई. न्यू मैथड्स की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सब कुछ है. आउटलाइन हाउ रिसर्चर्स एलिमिनेटेड. इसलिए मैं ये ऑप्शन जो मैंने वर्ड्स को सर्कल किया वो मैंने क्यों किया क्योंकि एलिमिनेटेड की बात आ रही है. जितने भी बायसेस थे बिफोर प्रपोजिंग अ बिहेवियरल एक्सप्लेनेशन तो उन्होंने उसको एलिमिनेट किया है, तो वो रिजेक्ट कर रहे हैं ये नहीं है सही ये नहीं है सही. इसलिए ए बिल्कुल एग्जैक्टली सही बैठता है. नेक्स्ट पैसेज देखते हैं. पैसेज 3 देखिए.
हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज। क्या लगता है सबको, सी है कि कोई और भी लग रहा है? ओके, अब ये क्वेश्चन उठता है कि सी ही क्यों? अच्छा, यहाँ पर ये जो सुपीरियर स्किल्स की बात हुई, ये तो नहीं दिया है पैसे, ये एक प्रकार से एलियन हो गया। और बताओ, बाकी लोगों को क्या लगता है, ए और बी? ओके, नहीं लेकिन ये कैसे गलत है? इमिग्रेंट्स फेस लैंग्वेज बैरियर्स दैट प्रिवेंटेड देम फ्रॉम एक्वायरिंग स्किल्ड पोजीशंस, मतलब आई मीन ठीक है, हमको मेन पॉइंट ढूंढना है, मैं समझ रही हूँ, पर ये गलत कैसे है, मैं ये कह, अगर ये गलत बोल रहे हो आप, नहीं आंसर तो सी है ठीक है, पर क्या कोई, हाँ, हाँ, हाँ वो है, यानी ये गलत नहीं है, अधूरा है, नैरो है, इसकी आउटलुक नैरो है, ठीक है। और ए में क्या दिक्कत है? एक्चुअली में नहीं, ये भी अधूरा ही है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन क्या कर रहा है, वेज डिफरेंस को एक्सप्लेन कर रहा है बस, इतना छोड़ दे रहा है। लेकिन असली पॉइंट इसमें भी मिसिंग है जो सी में दिया हुआ है, कल्चरल एसिमिलेशन थियोरी, ये तो मेन है, एक्सप्लेन some aspects of labor segregation by ethnicity but ignores the effects of occupational overcrowding। तो ये जो इग्नोर्स वाला पार्ट है ना, ये मैं आपको बताती हूँ, ये पैसेज में डिस्कस हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि इग्नोर हो रहा है। 1 सेकेंड, आप यहाँ पर देखिए, पैसेज का जो लास्ट पैराग्राफ है, दो ही तो पैराग्राफ है, आप इसको पढ़िए। देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस इन पे स्केल्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, पहले ही बोल दिया उसने, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय कल्चरल एसिमिलेशन थियरी, है ना? तो वो यही सरेंडर कर दे रहा है कि नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, नेटिव कंस्ट्रक्शन लेबरर्स वर पेड सिग्निफिकेंटली हायर वेजेस than immigrants coal sorters. The wage difference between these two low skill occupations stems from the segregation of labor by ethnicity। देखो यहाँ डिस्कस हो रहा है, because a limited number of occupations were open to immigrants, there was a large supply of workers in their fields, and this overcrowding resulted in immigrants receiving lower wages and natives receiving higher wages। तो उसने ज्यादा उस पर डिस्कशन नहीं किया, और पहले ही बोल दिया कि ये इसके द्वारा नहीं समझाया जा सकता, और वो ज्यादा कुछ कह नहीं रहा है इसके बारे में। तो इसीलिए यहाँ पर लगता है कि इग्नोर्स द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल ओवरक्राउडिंग, बस क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में जिस प्रकार से वो उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है कल्चरल एसिमिलेशन थियोरी के बारे में बोल के, कि इसके द्वारा ये डिफरेंस तो समझाया ही नहीं जा, तो यही वाली बात है, और मेन मुद्दा यही है। बाकी ये बिल्कुल सही है, यही एग्जैक्ट आंसर है। बाकी चाहे आप ए ले लो बी ले लो, तो ये अधूरे हैं, और जो डी है वो एलियन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. According to the passage, the cultural assimilation theory explains the concentration of immigrant workers in hauling rather than equipment operation by suggesting that. हम्म. बताइए क्यों है डी. अच्छा. फर्स्ट पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है, यहाँ पे उसका डिस्कशन हुआ है. In addition, the cultural assimilation theory explains why there was a high concentration of immigrant workers in certain low skill jobs. ठीक है. तो हाई स्किल लो स्किल ऐसे करके डिस्कस हुआ है. सच एज हॉलिंग. ठीक है. हॉलिंग मतलब पुलिंग पुलिंग जॉब्स, बट नॉट इन अदर्स सच एज इक्विपमेंट ऑपरेशन और सर्वेइंग, by positing that because of their limited language skills, immigrants took occupations that required minimal verbal communication. ठीक है ना. तो उसके हिसाब से क्या आएगा. immigrants selected occupations that required minimal verbal communication. सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में हो रही थी. इसी कारण उनको हाई स्किल लो स्किल वाली जो बात हो रही है यही है कि भाषा की प्रॉब्लम थी, बाकी और कुछ नहीं. यदि वो स्किल्ड था भी तो भी भाषा के कारण उनको ऐसी वाली जॉब दे देते थे कि जो लो पे. पैसेज नंबर 4 देखेंगे. क्या है इसका आंसर. बी. बी. आप लोग श्योर नहीं है. ओके. चलो ठीक है, पैसेज को देखते हैं हम लोग. अब देखो यहाँ पर ये पैसेज दिया कैसे है. ये पैसेज जो है ना, ये एक ही सेंटेंस है. सबसे पहले आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि एक सेंटेंस है. सेकेंड बेंच खड़े हो जाओ. क्या बात. तुम्हारे डिस्कशन के कारण आई एम गेटिंग डिस्टर्ब. प्लीज बाहर रखिए. हाँ. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि ये जो सेंटेंस है ये एक ही सेंटेंस है जो डिवाइडेड है. डिस्पाइट. देखो सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट. डिस्पाइट द मंथ्स द पॉलिसी एनालिस्ट स्पेंट रिव्यूइंग हिस्टोरिकल बजट रिपोर्ट्स. ठीक है.
उसके बाद कॉमा डाल के है, और यहाँ पर तो वॉज अल्टीमेटली रिजेक्टेड ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री रिव्यू, यही मेन सेंटेंस है। और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी से हमको समझ में आ जाएगा कि बात क्या हो रही है। ठीक है ना। बाकी सब उसके बारे में बताया गया है, इसके अंदर की बात है। interviewing government officials and constructing detailed economic models to demonstrate long term benefits, सारी बातें इन हर फाइनल प्रपोजल जो भी दिया है was ultimately rejected, मतलब इतना उसने मेहनत किया पर फाइनली रिजेक्ट हो गई। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, द पॉलिसी एनालिस्ट कंडक्टेड एक्सटेंसिव रिसर्च इंक्लूडिंग इंटरव्यूज, तो ये क्या मेन पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, ये अंदर जो उसके एक हिस्सा है ना, उसका उसकी तैयारी का हिस्सा वो डिस्कस कर रहा है, इसलिए इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद हर प्रपोजल आर्ग्यूड फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ये सारी चीजें सेवरल कमिटी मेंबर्स क्रिटिसाइज। फाइनली यही जो पॉइंट है यही मेन पॉइंट है। ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग से बन जा रहा है, आपको समझ में आ गया है, अच्छी बात है। और ध्यान दीजिए और आगे कि हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। फैक्ट, इन्फ्रेंस एंड जजमेंट। अब हमको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है वो इसी पे बेस्ड है। These three concepts are essential to understand when analyzing statements and passages. Let's break them down. अब किसी भी स्टेटमेंट को या पैसेज को समझने के लिए वो उसको आपको ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फैक्ट, फैक्ट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी वेरिफाइड और प्रूवन ट्रू थ्रू एविडेंस, ऑब्जर्वेशन और रिलायबल सोर्सेज। इट इज ऑब्जेक्टिव एंड नॉट ओपन टू पर्सनल इंटरप्रिटेशन। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भी अपना पर्सनल नहीं डालना है, आप अपने पर्सनल बायसेस के अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। जो फैक्ट है वो प्रूव्ड रहता है, वो फैक्ट ही रहेगा। एग्जांपल्स है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट लेवल, दिस कैन बी साइंटिफिकली प्रूवन, प्रूव्ड है इसीलिए बताया गया है। द एफिल टावर इज लोकेटेड इन फ्रांस, पेरिस, सॉरी पेरिस फ्रांस। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको पता है कि ये यहीं पे है, पेरिस में है एफिल टावर, तो इसको ये प्रूव्ड फैक्ट है। आप भले ही वहां गए नहीं, जाके आप देख के नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं था, है और रहेगा। इन्फ्रेंस क्या होता है? अब ये तो फैक्ट हो गया। इन्फ्रेंस क्या है? इट इज अ लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम एविडेंस, रीजनिंग और नोन फैक्ट। It goes beyond direct observation, but is still based on available information. It is not explicitly stated, but is derived from what is known. Examples दिए हुए हैं स्टेटमेंट के, the streets are wet and people are carrying umbrellas. अब आप क्या इन्फर करोगे यहाँ पर? It likely rained recently. The statement doesn't say it rained, but the evidence suggests it. आपको समझना है कि आप इंफ्रेंस कैसे ड्रॉ करते हो, आप कैसे इसको समझते हो बात को। नेक्स्ट है, सोफी स्कोर्ड अबाउट 90% इन ऑल हर एग्जाम्स दिस ईयर। क्या इंफ्रेंस है? सोफी इज प्रोबेबली अ diligent and intelligent student. This is a reasonable conclusion based on her scores, but it's not directly stated. यानी जो बात क्लियरली नहीं भी बताई गई है वो आप वहां से समझ पाते हो कि इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जजमेंट। It is a statement that expresses a personal opinion, belief, or evaluation. It is subjective and often reflects individual bias or preference. Judgments cannot be objectively verified. Judgment को आप verify नहीं कर सकते हो। क्या अब कोई अपनी जजमेंट दे रहा है तो उसने क्या देखा और उसने जजमेंट दिया, तो हमको स्टेटमेंट को देख के समझना पड़ता है कि ये जजमेंट है या इन्फ्रेंस है या फैक्ट है। एग्जाम्पल है, पैरिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, ब्यूटी इज सब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन। कोई वहां गया और उसने देखा और उसने बोला कि वो सबसे सुंदर जगह है, तो आप उस पर अग्री कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। पर वो उसका जजमेंट है, ये पता है हमको कि उसने अपने हिसाब से बोला है, ये फैक्ट नहीं हो सकता।
ये इन्फ्रेंस भी नहीं हो सकता क्योंकि वो क्लियरली बोल रहा है कि पेरिस जो है मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है इस पूरे वर्ल्ड की. ईटिंग मीट इज अनएथिकल. दिस इज अ मॉरल बिलीफ, नॉट अ प्रूवेबल फैक्ट. ठीक है. अब डिस्टिंग्विशिंग द थ्री कंसेप्ट. Consider this statement. The new policy has led to a significant increase in production efficiency, but it has also made employees work longer hours, which is unfair. अब यहाँ पे आप देखिए फैक्ट. फैक्ट के अंडर में अगर ये हो तो ये कैसे होगा? The new policy has led to a significant increase in production efficiency. ठीक है. This can be verified by measuring efficiency before and after implementation. ठीक है. अगर किसी ने मेजर किया है तो वो फैक्ट बन जाएगा. डेटाबेस हो गया ना, प्रूव हो गया. अगर इन्फ्रेंस है तो क्या होगा? द न्यू पॉलिसी हैज मेड एम्प्लॉयज वर्क लॉन्गर आवर्स. अब यहाँ पे कुछ और नहीं बोला गया है, अब हम समझ रहे हैं कि दिस इज बेस्ड ऑन एविडेंस बट नॉट डायरेक्टली स्टेटेड. इट इज इम्प्लाइड बाय द कंप्लेंट अबाउट अनफेयरनेस. हो सकता है जो एम्प्लॉयज होंगे जाके बोल रहे होंगे एम्प्लॉयर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, मुश्किल होती है ना. तो ये हो सकता है, लेकिन वहां कुछ दिया नहीं है. ये हमको समझना है उस स्टेटमेंट से. और अगर जजमेंट है तो इट इज अनफेयर. तो इन्होंने क्या किया है कि उस पूरे छोटे से जो पैसेज दिया है या स्टेटमेंट दिया है कह लो, उसको हिस्सों में बांट दिया और आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक ही स्टेटमेंट को कैसे कैसे अगर प्रेजेंट किया जाए या उसके कौन से पार्ट से हमें समझ में आता है कि ये फैक्ट है या ये इन्फ्रेंस है या ये जजमेंट है. इट इज अनफेयर का मतलब है अ सब्जेक्टिव असेसमेंट रिफ्लेक्टिंग पर्सनल ओपिनियन. उसने देखा, उसने बोला इट इज अनफेयर, बहुत काम करना पड़ रहा है इनको. अब एक्सरसाइजेस करेंगे हम लोग. एक्सरसाइज 2 की तरफ आते हैं. रीड द गिवन definitions of Fij and identify whether the given statement is a fact, inference or judgment. एक बार फिर आप इनकी definitions को रीड आउट कीजिए. A statement that can be verified or proven true or false through observation, measurement or documentation. Inference है a conclusion drawn from evidence and reasoning, a logical deduction based on available information. Judgment होता तो होगा तो a subjective opinion or evaluation that reflects personal values. Beliefs or preferences about what is good or bad, right or wrong, or desirable undesirable. ठीक है. पढ़ते जाएंगे और मुझे बताते जाएंगे. वन से The human heart pumps approximately 5 liters of blood per minute at rest. Good. Considering the employees' frequent absences and declining productivity, management will likely terminate their employment. Yes, inference. Classical music is far superior to modern pop music in terms of artistic merit. Good. Mount Everest is the highest mountain above sea level, standing at 8,849 meters. Good. Okay.
Given the rising unemployment rates and economic instability, consumer confidence is expected to decline. Renewable energy sources are the only responsible choice for our planet's future. Studies indicate that regular meditation can reduce stress and improve mental clarity. Good. Studies indicate, अच्छा ये तो हो गया है ना, ये वाला हो गया ना. Since the restaurant has been empty for 3 consecutive evenings, the new menu changes have probably driven customers away. Learning a second language is crucial for personal development and career success. The witness's testimony combined with the forensic evidence indicates that the suspect was present during the incident. The Industrial Revolution began in Britain in the late 18th century. Data shows that urban areas have higher rates of respiratory illnesses compared to rural regions. The company's recent expansion into international markets suggests confidence in their product's global appeal. The government's new policy regarding immigration is fundamentally unfair and poorly conceived. Research demonstrates that children who read regularly perform better academically than those who don't. Very good. तो आपने बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को बनाया है, यानी आपको अच्छे से समझ भी आ गया है. वेल डन. अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या दिया है. ओके, की आइडियाज. आज जो मैंने आपको बातें बताई है वो अभी रिवीजन होगा. मेन पॉइंट, द सेंट्रल आइडिया और पर्पस ऑफ द पैसेज, इट्स व्हाट द ऑथर वांट्स यू टू अंडरस्टैंड एज द प्राइमरी टेक अवे. मेन आइडिया. एग्जांपल, एक्सरसाइज इंप्रूव्स मेंटल हेल्थ. The focus is on the benefit of exercise. Argument, a series of statements consisting of premises meant to support a conclusion. ठीक है, यानी premises यानी जो main argument होता है उसी की बात हो रही होती है. Example, eating fruits provides essential nutrients. Essential nutrients are necessary for good health. Therefore, eating fruits promotes good health. Inference, a logical conclusion drawn from evidence or facts. It is not directly stated, but reasonably deduced. Example है, he has been coughing all day. Inference, he may be sick.
कंक्लूजन है, द स्टेटमेंट द ऑथर वांट्स यू टू एक्सेप्ट बेस्ड ऑन द premises. All mammals have hearts. A whale is a mammal, therefore a whale has a heart. Claim, an assertion or statement that can be supported or challenged. For example है, climate change is the biggest threat facing humanity. The claim that requires evidence to support it. Premise क्या है? A statement that provides evidence or reason supporting a conclusion. ठीक है? Example है, eating healthy foods boosts immunity. Premise, supporting the conclusion that healthy eating is beneficial. Assumption, an unstated belief or idea taken for granted within an argument. The company will succeed because it has a good product. A good product always leads to success. अब यहाँ एक एक्सरसाइज 3 दी है, उसको देखते हैं. रीड कीजिए पैसेज को. और 1 मिनट तो और 1:15 तक है ना. चलो इसको कर लेते हैं. कि आपकी स्टार्ट होने में टाइम लग गया था ना, आपको जाना है. हाँ हाँ जाओ. चलो जल्दी से इसको रीडिंग करेंगे. ओके रीडिंग.
डन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज? Quantum fluctuations in the cosmic microwave background directly created all galaxies. Temperature variations in ancient radiation reveal information about early universe structure. Standard cosmological models provide the most accurate predictions of universe behavior. Initial 1960s measurements were insufficient to support any modern cosmological theory. बताइए। मेन पॉइंट की बात कर रहा है, मेन आइडिया है ना, जिस बारे में पूरी बात हुई है। जो थोड़ी बहुत बात हुई है उसकी नहीं। तो बी होगा ना? क्यों होगा बी? आपने पैसेज की ओपनिंग लाइंस को ध्यान से नहीं पढ़ा। When astronomers first mapped the cosmic microwave background in the 1960s, देख रहे हो, कॉस्मिक माइक्रोवेव, अ फंडामेंटल क्वेश्चन एमर्ज, क्योंकि वो मैपिंग कर रहे थे इसीलिए क्वेश्चंस उन्होंने पुट किए हैं। और एक बात हुई है और है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, थर्मल मतलब थर्मल एनर्जी क्या होती है ना, तो टेम्परेचर। ठीक है, थर्मल मतलब हीट, तो टेम्परेचर होगा उसमें। तो यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशंस की बात कहां पर आ रही है? बी ऑप्शन में। जबकि सी में क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स की बात कर रहा है। और ये बस मेजरमेंट वर इनसफिशिएंट बोल दिया सीधा इसमें। ठीक है, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन बात हो रही है टेम्परेचर वेरिएशंस इन एंशिएंट ट्रेडिशन रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली यूनिवर्स स्ट्रक्चर। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही मेन पॉइंट है जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज? यस, वेरी गुड। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, the early universe's uniformity will permanently prevent any detailed structural study. Temperature variation measurement effectively helps scientists understand the early universe's conditions. Sound wave played no significant role in the formation of cosmic structures. Quantum fluctuations represent the sole mechanism responsible for the galaxy formation. यहाँ पर जो कंक्लूजन की बात हो रही है वो यही है जो कि पैसेज में पूरी बात हुई है। टेम्परेचर वेरिएशन measurements effectively help scientists to understand the early universe's condition, क्योंकि जो मेन आइडिया रहता है उसी के रिगार्ड में कंक्लूड भी किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो कि क्या दे रहा है कंक्लूजन में। कंक्लूजन में मतलब एकदम फाइनल थॉट्स वाली बात नहीं कर रही हूँ, वो तो डिस्कशन जैसा ही चल रहा है। आप देख सकते हो कि पैराग्राफ जैसे शुरू हो रहे हैं तो वहां पर वही सारी बातें हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एन assumption मेड इन द पैसेज? एजम्पशन की बात हो रही है अब यहाँ पर। एजम्पशन यानी जो क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं वो एजम्पशंस हैं, क्योंकि उन्हीं को बाद में प्रूव करेंगे, देखेंगे, है ना। प्रॉब्लम जो होती है उसको जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स उभर के आते हैं और वो बनते हैं आधार, यानी क्या? एजम्पशंस। ठीक है, तो एजम्पशंस के आंसर ढूंढने होते हैं, यही हाइपोथेसिस बनते हैं। तो यहाँ पर जो एजम्पशन था ये आइडिया था उनको कि the cosmic microwave background radiation continues to exist and remains detectable today, तभी तो स्टडी कर पाएंगे, हो पा रहा है। तो ये उनका एजम्पशन था। गैलेक्सीज की वैसे बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कॉस्मिक माइक्रोवेव की बात हो रही है। और मेन मुद्दा यहीं से शुरू हुआ था। आप ओपनिंग लाइन पे जा सकते हैं, इवन सेकेंड पैराग्राफ
की जो ओपनिंग लाइन है वहां पर भी टेम्परेचर वेरिएशन की बात हो रही है। What role do the temperature patterns play in understanding the early universe? Very good. They encode physical conditions and mechanisms like acoustic oscillations from earliest times. की बात भी हुई है वहां पर, आप रीड करोगे तो टेम्परेचर पैटर्न्स की जहां पे बात हो रही है वहां ये सब हुआ है। तो ये कंटिन्यूअस क्रिएशन की बात कर रहा है। दे इफेक्टिवली ब्लॉक ऑल primordial information that distribute ancient evidence uniformly। तो क्या होता है, जनरलाइज स्टेटमेंट्स दे दी जाती है कि आप वेरीफाई कर पाते हो कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये डी ही है कि पैसेज में यही डिस्कशन हुआ है वहां पर। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड about how temperature variations help explain galaxy formation? Good. They correlate with matter over densities and provide initial seeds for structure formation। ठीक है, तो गैलेक्सी कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में वहां जहाँ डिस्कशन आया है उससे ये इंफ्रेंस ड्रॉ होता है। ठीक है। ठीक है, तो आज हमने रीडिंग स्किल्स को अच्छे से जाना कि वो कौन सी रीडिंग स्किल्स हैं जो हमको अपने अंदर डेवलप करनी है ताकि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर पाए, पैसेज को समझकर क्वेश्चन के आंसर दे पाए। अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप देख सकते हैं, आप वर्कशीट्स को देखिए। इसमें एक पैसेज जो हमने नहीं बनाया है वो भी आप बना लीजिएगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या उसका आंसर बना निकला आपका। तो हम जल्दी जल्दी, क्योंकि हमको नेक्स्ट शीट भी बनानी है तो हम इसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहेंगे, पर आप लोगों के लिए इसको यहाँ डिस्कस कर लिया जाएगा। तो 26 का क्या आंसर है। इसके बाद आप देखेंगे रीडिंग स्किल्स 1 दिया हुआ है, टॉपिक्स कवर, टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स एंड की टर्म। आपको इसको घर में बना के लेके आना है। यू कैन सी आज जो हमने शीट किया है 34 पेज पर आपके लिए होमवर्क है जो 37 पेज तक किया है। 34 से 37 आप रीड आउट करेंगे घर पे और क्वेश्चन आंसर बनाएंगे इसके पैसेज पढ़कर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम 5 to 10 मिनट्स जो आपका होमवर्क है, यानी जितने पैसेज है प्लस 1 जो आज में रह गया में, वो हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे और फिर रीडिंग स्किल 2 की तरफ जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास। ठीक है, डन। ओके, भूलेंगे नहीं आप लोग, इसको करके आना।